अब हमने ऐसे हमने अब हमने दो स्प्रिंग ले रखे हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और दोनों अपनी नेचुरल लेंथ में न एक्सटेंशन है न कंप्रेशन है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऐसे एक ब्लॉक हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये दोनों एंड हमने फिक्स किए हुए हैं, ब्लॉक को इन स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। और अब हम इस ब्लॉक को यहां से हमने x डिस्प्लेस कर दिया। तो जो ये वाला स्प्रिंग है इसकी तो लेंथ इंक्रीज हुई है, तो इससे तो फोर्स ऐसे लगेगा, दैट इज इक्वल टू K1x, और ये कंप्रेस हुआ है, इससे फोर्स इससे भी इस डायरेक्शन में लगेगा K2x। ये वाला जो स्प्रिंग है इसकी स्प्रिंग लेंथ इंक्रीज हुई है, तो इससे फोर्स ऐसे लगेगा। ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, इससे भी फोर्स इससे ऐसे लगेगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस ब्लॉक पर नेट जो फोर्स है, नेट रेस्टोरिंग फोर्स, एक तो K1x है और एक K2x, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन लाएंगे। रेस्टोरिंग फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है। हेंस टोटल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। और फोर्स किस पे लग रहा है टोटल? इस ब्लॉक पे। तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। हेंस अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 डिवाइड बाई m इंटू एक्स। हेंस एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस यहां से यहां ऐसे किया है, फोर्स अपोजिट लग रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, माइनस साइन इसलिए लाए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। ये जो डिस्प्लेसमेंट x है उसके अपोजिट है, और यहां से कंक्लूजन ये आ गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेंस दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप कहेंगे हेंस प्रूव दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें आप कंपेयर करेंगे इसको। ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये इसके इक्वल है। हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m। दिस implies that ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट K1 प्लस K2 डिवाइड बाई कैपिटल M। और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी, वेयर t इज इक्वल टू टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। तो t आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइड बाई
K1 प्लस K2। इसका मतलब अब जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना आ गया, 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो अगर हम सिंगल स्प्रिंग लेते हैं जैसे हमने इस केस में लिया हुआ है, तब टाइम ऑफ ऑसिलेशन आता है 2 पाई अंडर द रूट m बाई K। तो अब K की जगह क्या आ रहा है, K1 प्लस K2। तो एक तरीके से इन दोनों का मिला के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 है। कहने का मतलब है कि अगर एक स्प्रिंग से इस ब्लॉक के ऑसिलेशन कराएं और टाइम पीरियड इतना ही होना चाहिए जितना इन दोनों से है, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, K1 प्लस K2। और 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपॉन टी कर लेते हैं। तो हमें किसी तरीके से एचएम प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये प्रूव करना होता है। सपोज करिए अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि ऐसे एक स्प्रिंग तो ये है, एक दूसरा स्प्रिंग ये है, और यहां से हमने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। आइडियल स्प्रिंग लिए हुए हैं, ब्लॉक का मास कैपिटल M है, ये दोनों एंड हमने फिक्स किए हुए हैं और यहाँ पर इसको अटैच किया हुआ है ब्लॉक को। अब जो है दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, ना कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहते हैं, दोनों एंड्स यहां से अटैच हैं, दोनों एंड यहां के अटैच हैं वाले, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अब इस ब्लॉक को आप यहां से इस पोजीशन पे आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आपने x कर दिया। तो ये वाला स्प्रिंग, इसकी भी लेंथ इंक्रीज हुई है x, और ये वाला जो स्प्रिंग है इसकी भी लेंथ x इंक्रीज हुई है। तो दोनों से इससे ऐसे फोर्स लगेगा K1 इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे लगेगा K1x। ये स्प्रिंग K2 है, इसकी भी लेंथ इंक्रीज हुई है x, इससे भी फोर्स लगेगा, इससे लगेगा K2x। ये दोनों फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहे हैं और दोनों डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हैं। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो माइनस K1x प्लस K2x। मैग्नीट्यूड में दोनों K1x प्लस K2x हैं और माइनस साइन इसलिए लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। रेस्टोरिंग फोर्स है ये। और इसी फोर्स को क्या बोलेंगे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस K1 प्लस K2 डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू एक्स। तो यहां से ये तो कांस्टेंट है K1 K2 और M, तो एक्सेलरेशन फिर से क्या आ गया, नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा आप कहेंगे इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, ये कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
K1 प्लस K2 डिवाइड बाई कैपिटल M, स्क्वायर है अंडर दी रूट कर देंगे, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से टी आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर दी रूट M डिवाइड बाई K1 प्लस K2। इतना टाइम ऑफ ऑसिलेशन आ गया। अब एक स्प्रिंग से वाइब्रेट कराते हैं आप ब्लॉक को, तो कितना होता है टाइम ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर द रूट M बाई K, और यहाँ कितना आ रहा है K1 प्लस K2। तो इन दोनों को हटा के एक स्प्रिंग अगर हम लगाएं और जितना टाइम पीरियड यहाँ आ रहा है उतना ही टाइम पीरियड अगर हम चाहते हैं, तो ये ये जो K है ये कितना होना चाहिए K1 प्लस K2। इसका मतलब जब स्प्रिंग पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 है। अगर और भी स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं तो कुल मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, और हमें प्रूव करना होता है SHM के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस बात को लेकर चल रहे हैं हम। अब जो है हमने ऐसी अब हमने एक स्प्रिंग तो ऐसे लिया हुआ है और एक दूसरा स्प्रिंग ऐसे लिया हुआ है, और यहाँ से ब्लॉक हमने ऐसे अटैच किया हुआ है। नाउ द टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दोनों जो स्प्रिंग हैं वो सीरीज में, और ऐसे ये मास कैपिटल M है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है। ये जॉइंट हो गया दोनों का, यहाँ इसको फिक्स किया हुआ है, इसको इससे फिक्स किया हुआ है। अब आपने इस ब्लॉक को इतना डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां से अब दोनों स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी, दोनों लेंथ की स्प्रिंग इंक्रीज होगी, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, और दोनों स्प्रिंग मासलेस है। तो यहां पर इस स्प्रिंग ने तो इसको राइट की तरफ खींचना है और इस स्प्रिंग ने इसको लेफ्ट की तरफ खींचना है। इस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा, इसमें एक्सटेंशन लेकर चल रहे हैं हम x1, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा K1 इंटू एक्स। इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो x1 इंक्रीज होगी और इसकी x2 इंक्रीज होगी। इसकी x1 लेंथ इंक्रीज होगी और इसकी x2, क्योंकि दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, और इस जॉइंट पर दोनों में यहां पर टेंशन सेम होगी, और स्प्रिंग मासलेस है तो यहां पर भी जो है टेंशन सेम रहेगी, और ये रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। इस ब्लॉक पर ये जो फोर्स लगेगा टेंशन की फॉर्म में, ये रेस्टोरिंग फोर्स है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है x। और हमें प्रूव करना है अब कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, जबकि इसमें लेंथ इंक्रीज हुई है x1 और इसमें x2, और ये दोनों टेंशन इक्वल होंगी। तो इस स्प्रिंग के हिसाब से
जो टेंशन होगी वो होगी -K1x1। और माइनस क्यों ले रहे हैं? स्प्रिंग को ऐसे लेंथ इंक्रीज होगी, टेंशन अंदर की तरफ है इस पर भी, और इसमें भी इसकी लेंथ इंक्रीज x2 होगी, इसमें भी टेंशन जो है अपोज करेगी। तो इसके हिसाब से टेंशन T वो होगी हमारे पास में -K2 × x2। दोनों में टेंशन सेम होनी है और वही टेंशन यहां पर होनी है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है x। तो यहां से x1 = -T डिवाइडेड बाई K1, और इस टेंशन के हिसाब से x2 = -T डिवाइडेड बाई K2। तो x1 + x2 है -T 1/K1 + 1/K2। ये हो गया हमारे पास में टोटल x = -T, और 1/K1 + 1/K2 को हमने 1/K ले लिया। 1/K = 1/K1 + 1/K2 ले लिया हमने। Hence T = -Kx। और जो ये टेंशन लग रही है यहाँ पे, ये टेंशन थ्रू आउट सेम है, तो यहाँ जो टेंशन लग रही है वो इस मास के लिए इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस पे टेंशन की फॉर्म में, तो यही टेंशन = है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक = -Kx। हेंस एक्सेलरेशन = -K डिवाइडेड बाई m × x। हेंस एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यही कह देंगे आप, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने ये प्रूव कर दिया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है, जो कि, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये जो K/m है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM के एक्सेलरेशन की, वो है -ω² × y। तो यहाँ से ये जो ω² है वो इस K/m के इक्वल रखेंगे। हेंस ω² = K डिवाइड बाई m। हेंस ω = √K/m, और ओमेगा होता है 2π/T। हेंस T = 2π√m/K। और K कितना लिया है आपने? आपने 1/K = लिया है 1/K1 + 1/K2। तो 1/K = आपने ले रखा है 1/K1 + 1/K2। और जब अकेले स्प्रिंग से आप वाइब्रेशन कराते हैं तो T आता है 2π√m/K। तो ये K इक्विवेलेंट हो गया, तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, जो 1/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2। इसका मतलब दो स्प्रिंग सीरीज में, तो उन दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है 1/K = 1/K1 + 1/K2 है, 1/K1 + 1/K2 है। K इक्विवेलेंट = K2 + 1/K = K2 + K1 डिवाइड बाई K1 K2। हेंस K इक्विवेलेंट = K1 K2 डिवाइड बाई K1 + K2। ये आ गया। वैसे हम ये कह रहे हैं, सीधा फार्मूला हमारा आ गया
एक हमारा सीरीज के लिए फार्मूला प्रूव हो गया कि 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। दो स्प्रिंग सीरीज में तो 1/k1 प्लस 1/k2। तो अगर बहुत सारे स्प्रिंग सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन, ये रखेंगे। इसी बात को और भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, और इसकी लेंथ हमने यहां से यहां तक L ली हुई है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ये इसकी नेचुरल लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो सपोज करो हम इसके n पार्ट्स कर दें, हम इसके n पार्ट्स कर देते हैं। अगर n पार्ट्स अगर हम कर दें तो इस पार्ट की लेंथ हो गई L/n, इसकी भी L/n हो गई, इसकी भी L/n। n पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया इसको, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ईच पार्ट का K डैश, इसका भी K डैश होगा, इसका भी K डैश होगा, इसका भी। अब मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा, मैं सबको ऐड कर दूं, जोड़ दूं तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट L लेंथ का बन जाएगा। लेकिन जब सबको ऐड करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। n स्प्रिंग्स का ये अकेला स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो आप क्या कह रहे हैं, 1/k इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है, अप टू n टर्म्स। वही चीज है 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमने, ये फॉर्मूला अभी प्रूव किया है सीरीज के लिए 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो हमने इसके n हिस्से कर दिए, ईच हिस्से का K डैश है, और ऐड कर दूं तो ये अकेला बन गया। तो जब अकेला बन गया तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k, वेयर K इज द इक्विवेलेंट 1/k डैश 1/k डैश 1 अप टू n, हेंस 1/k इज इक्वल टू n टर्म्स हैं तो n डिवाइडेड बाई K डैश। तो K डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, NK आ गया। इसका मतलब ईच पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो n टाइम्स हो गया। अकेले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था और आपने लेंथ ले रखी थी उसकी L, और आपने लेंथ L/n कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, n टाइम्स हो गया। इसका मतलब यहां से मालूम पड़ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/, लेंथ होगा। जब लेंथ L है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और जब L/n है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया, NK आ गया। तो इसका मतलब अगर किसी स्प्रिंग को हमने L लेंथ की अगर हमने स्प्रिंग ले रखी है और इसके हमने 3 हिस्से कर दिए, 3 इक्वल हिस्से कर दिए हमने, ये भी L/3, ये भी L/3, ये भी L/3, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। आपने 3 हिस्से किए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K का है, तो अकेले का कितना मिलेगा, 3K मिलेगा। लेंथ आपने L/3 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे लेंथ स्प्रिंग की कम हो जाती है वैसे वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज होता जाता है, हेंस K प्रोपोर्शनल टू 1/, लेंथ। किसी स्प्रिंग कोई स्प्रिंग कांस्टेंट 1/, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। हमने ऐसे एक ये लेंथ हमने L ले रखी है
और ये मास हमने m लिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम लेते हैं इसको, इसके सेंटर से और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक ये टोटल डिस्टेंस हमने l लिया हुआ है। अगर जो है स्ट्रिंग की लेंथ l है और इसकी रेडियस r है तो टोटल लेंथ l प्लस r ले लेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसके सेंटर से और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक लेंथ हमने l ली हुई है और इसका मास m है। और इसको हम यहाँ से ऐसे, ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा दिया इसका, इसको यहाँ से इस पोजीशन पे ले गए, एंगल थीटा, ये लेंथ l है इसके सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, और यहाँ ले जाके इसको छोड़ दिया। और साथ में थीटा इज वेरी स्मॉल, ये भी लेकर चल रहे हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है हम बहुत छोटा लेकर चल रहे हैं। तो अब जो है इस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा, mg फोर्स इस पर ऐसे लगेगा, और इसकी लेंथ के अलोंग ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट तो आएगा mg cos थीटा, और इसका जो है इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। तो जब ये थीटा बहुत छोटा है तो ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये बहुत छोटा थीटा है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हमने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया है कितना, x, और फोर्स कैसा लग रहा है उसके अपोजिट। आपने इसको ऐसे यहां से यहां ये डिस्प्लेस x किया है, और जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। इसका जो कंपोनेंट आया, थीटा बहुत छोटा है तो ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस पर। आपने यहां ले जाके छोड़ दिया, इस mg sin थीटा की वजह से ये वापस आएगा। हेंस रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा, और माइनस साइन लगा रहे हैं इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है और रेस्टोरिंग फोर्स ऐसे है। और थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रख सकते हैं फिर हम थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दिस डिवाइड बाई दिस, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस लेंथ हो गई इसकी, और ये थीटा इतना छोटा है कि ये जस्ट स्ट्रेट है, तो यहां पर ये F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई l, माइनस साइन लगा रखा है क्योंकि अपोजिट है उसके डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो फोर्स लग रहा है रेस्टोरिंग, ये किस पे लग रहा है, इस पे पेंडुलम पे, जिसका मास कितना है, स्मॉल m इंटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन कितना आ गया, माइनस g डिवाइड बाई l इंटू एक्स, m से m कैंसिल हो जाएगा, हेंस एसेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यही कह देंगे हम, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी, एसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई,
तो ये जो जी बाई एल है डिस्प्लेसमेंट के साथ ये ओमेगा स्क्वायर से इक्वल होगा। हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल, अंडर द रूट कर दो, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी। पेंडुलम का जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है इसके अबाउट, ये जो पेंडुलम है हमने यहाँ से छोड़ा है, तो ये पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ से ले गए आप इसको कितने एंगल पे, थीटा पे, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, जितना इधर ले गए उतना ही इधर आएगा। और ये थीटा बहुत छोटा है तो ये दिखा रखा है हमने ऐसे करके, एक्चुअल में ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। और टी इज इक्वल टू आ गया कितना 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये भी बात हमें मालूम है, टर्म्स कंडीशन है कि एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। तो अगर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना होता है तो हमें प्रूव करना होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे और भी एग्जाम में लेंगे, फिलहाल इतना कर लीजिएगा।